सपना रसोई में जल्दी जल्दी रोटी बेल रही थी क्योंकि रजनीश कुछ देर में घर आने वाला था। तभी कौशल्या जी रसोई में आई और सपना को रोटी बनाते देखकर बोली, अरे तू अभी से रोटी बनाकर रख रही है? कहाँ की ट्रेन छूट रही है तेरी? अरे तुझे पता है ना, रजनीश ठंडी रोटी नहीं खाता और मैं भी नहीं खाती। सपना ने डरते हुए धड़कते दिल से कहा, मम्मी जी, रजनीश थोड़ी देर में घर आ रहे हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि जल्दी से तैयार हो जाओ। आज हमारी शादी को 1 महीना हुआ है तो 1 मंथ एनिवर्सरी है। बस उसी को सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं। यह सुनकर तो कौशल्या देवी के तेवर चढ़ गए। अरे ये क्या होता है? शादी की सालगिरह तो साल भर में आती है ना। पता नहीं कौन से चोंचले चल रहे हैं इनके। और ना तो मुझे कोई खबर है और ना तुमने बताया। आने दो रजनीश को, आज कान खींचती हूँ इसके। कौशल्या देवी गुस्से में बड़बड़ाते हुए गैस बंद करते हुए बोली, कोई ज़रूरत नहीं है अभी उसे रोटी सेकने की। जब खाने बैठेंगे तो गर्म ही बनाना। सपना को खरी खोटी सुनाते हुए कौशल्या देवी रसोई से बाहर आ गई और आकर ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ गई। उधर सपना खड़ी ये सोच रही थी कि ये अचानक क्या हुआ। रजनीश ने तो कहा था कि मैंने मम्मी से कह दिया है, वो कुछ नहीं कहेंगी। अब तो सपना की हिम्मत रसोई से बाहर निकलने की भी नहीं थी। इतने में रजनीश भी ऑफिस से आ गया और उसके आते ही कौशल्या देवी भड़क पड़ी। वाह बेटा वाह, माँ की ममता का खूब बदला दे रहे हो। माँ का गुस्सा देखकर रजनीश सोफे पर बैठते हुए बोला, अरे क्या हुआ मम्मी? तो कौशल्या देवी ने उसे देखकर बोली, मुझे बिना बताए कहाँ का कार्यक्रम बन रहा था और साल भर हुआ नहीं तो ये कौन सी एनिवर्सरी बन रही है? भगवान जाने क्या चोचले हैं। तभी सपना पानी लेकर आ गई तो कौशल्या देवी ने उसको देखकर कहा, अगर मैं रसोई में न जाऊं तो मुझे पता ही न चले। ये महारानी तो रोटी बनाकर रख रही थी जिससे तुम घूमने जाओ और मैं ठंडी रोटी खाऊं। कोई कहीं नहीं जा रहा है। रजनीश ने पानी का गिलास उठाया तो सपना वापस चली गई। अपनी माँ का गुस्सा देखकर रजनीश ने समझाने की कोशिश की, अरे मम्मी, इस बहाने कहीं थोड़ा घूम आते। कौशल्या देवी तुरंत बिगड़ गई। क्यों, शादी क्या घूमने के लिए हुई है तुम्हारी? ये महारानी अपने घर कभी घूमी नहीं क्या? अरे शादी के बाद जिम्मेदारियां होती हैं। सास है घर में, तेरी दादी के सामने तो हम चूं भी नहीं करते थे। और एक ये देवी जी है जिसने बताने की भी ज़रूरत नहीं समझी मुझे। यह सब इस घर में नहीं चलने वाला। अपनी माँ का यह बौखलाता रूप देखकर रजनीश कुछ बोल ही नहीं पाया और चुपचाप अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर में ही कौशल्या देवी ने सपना से खाना लगाने को कहा और रजनीश से साथ खाने को कहा। फिर तो सपना ने गरम रोटियां बनाई और पहले की बनी रोटी उसे खुद खानी पड़ी। रात को कमरे में जाते ही उसके उदास चेहरे को देखकर रजनीश ने कहा, दिल छोटा मत करो सपना, फिर कभी सही। लेकिन तब सपना ने साफ कह दिया, रजनीश, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ को ये सब पसंद नहीं तो फिर तुमने प्रोग्राम ही क्यों बनाया? तुम्हारी माँ ने तो सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल दिया। मुझे समझ में आ गया है कि यहाँ अपनी मर्जी से कुछ नहीं हो सकता। उस दिन सपना रोते रोते सो गई। जब से सपना ससुराल में आई थी तभी से कौशल्या देवी का कड़क मिजाज देख रही थी। इस घर में सूरज बाद में उगता था, सासू माँ की कड़वी जुबान पहले चलती थी। शादी के बाद एक दिन सपना रसोई में काम कर रही थी। तभी कौशल्या देवी रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई और उसकी तरफ देखते ही बिगड़ गई। हे राम, ये क्या पहना है? कपड़ा कम पड़ गया था क्या जो बाजू नहीं लगी तुम्हारे ब्लाउज में? सपना के मुंह से निकल गया, मम्मी जी, आजकल ऐसे ही ब्लाउज चलते हैं। फिर क्या था? कौशल्या देवी का तो पारा ही हाई हो गया। तन दिखाने को फैशन का नाम मत दो। ससुराल है ये, मायका नहीं। लाज शर्म बेच आई हो क्या मायके में? कौशल्या देवी के ये शब्द सपना के दिल में जहर की तरह उतर गए। तभी कौशल्या देवी उसका पल्लू खींचकर उसके चेहरे पर ढकेलते हुए बोली, बड़ी शर्म घूंघट से होती है, शरीर दिखाकर नहीं। खबरदार जो फिर से ब्लाउज नजर आया। सपना के लिए तो यह सरासर आतंक था। बेचारी डर के मारे नज़र झुकाकर खड़ी थी।
फिर तो उसने अपना पहनावा बदल लिया और सब कुछ सास की मर्जी के मुताबिक कर लिया। लेकिन कौशल्या देवी को तब भी चैन नहीं पड़ा। जैसे ही मोहल्ले की कोई औरत कौशल्या देवी से मिलने आती तो वह अपनी बहू की बुराई करना शुरू कर देती थी। मेरे तो कर्म ही फूट गए जो ऐसी बहू मिली। सेवा का नाम नहीं, दिन भर कमरे के एसी में बैठी रहती है। इसके बाप ने कहा था कि मेरी बेटी तो गऊ है, मगर क्या बताऊं कैसा फर्राटेदार जवाब देती है मुझे। यह सब कौशल्या देवी सपना को डराने के लिए करती थी और सपना पर भी लगातार दबाव बना रहता था। रजनीश से भी कहती, मगर रजनीश भी अपनी माँ के डर से कुछ कहता नहीं था। कौशल्या देवी ने जब अपनी बेटी स्वाति को फ़ोन पर बताया, पता नहीं कौन सी शादी की सालगिरह मनाने वाले थे, मैंने तो साफ मना कर दिया। फिर तो स्वाति ने भी भड़काया, ठीक किया मम्मी, भाभी के बिल्कुल भी पर निकलने मत देना, वरना आपके सिर पर चढ़ जाएगी आपकी बहू। फिर कुछ दिन बाद स्वाति अपने मायके आई, क्योंकि उसका पति 1 महीने के लिए दूसरे शहर गया था। सपना को उसका आना अच्छा लगा, सोचा नंद से दोस्ती होगी, लेकिन उम्मीद उल्टी ही पड़ गई। स्वाति के घर में कदम रखते ही भाभी पर हुक्म चलने शुरू हो गए। उसके लिए हर वक्त रसोई में कोई ना कोई काम तैयार रखती और जैसे ही सपना दोपहर में थोड़ा आराम करने के लिए जाती तो स्वाति उसे जाकर तुरंत उठा देती थी। भाभी, सिर दर्द हो रहा है, ज़रा उठकर मसाले वाली चाय तो बना दो। और कौशल्या देवी के डर से सपना को उठना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन नंद ने सपना को उठाकर कहा कि भाभी मेरे लिए कॉफ़ी बना दो। तो सपना ने कहा कि दीदी आज बहुत थकान हो रही है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, हो सके तो आप बना लो। फिर तो घर में कोहराम मच गया। रजनीश के आते ही कौशल्या देवी ने घर को सिर पर उठा लिया। अब ये महारानी हमको ऑर्डर देगी कि हम खुद अपने लिए अब कॉफ़ी बनाएं, तो फिर इसका क्या काम है घर में। रजनीश ने भी कहा कि सपना, इस टेंशन से बचने के लिए अगर कॉफ़ी बना ही देती तो क्या हो जाता। सपना ने सफाई दी, मैं बहुत थकी हुई थी रजनीश, मगर इतना हंगामा हुआ कि बेचारी बहुत रोई और यह देखकर स्वाति को बहुत मज़ा आ रहा था। उस दिन बेचारी सपना अंदर तक टूट गई। कौशल्या देवी तो बेटी के आते ही और भी शेर हो गई थी और हर रोज़ सपना के साथ बुरा बर्ताव करती रही। दिन बीतते गए, लेकिन सपना की ज़िंदगी की घुटन हर नए दिन के साथ भयानक मंजर का रूप लेने लगी। कौशल्या देवी का रवैया और उनकी पिछड़ी हुई सोच अब अत्याचार का रूप ले चुकी थी। एक सुबह रसोई में सपना के हाथ से कांच का एक गिलास छूटकर गिरकर टूट गया। कांच के टूटने की आवाज़ सुनते ही कौशल्या देवी ने भयानक रूप धारण किया और दहाड़ते हुए रसोई में पहुंची और उसके गाल पर थप्पड़ मारकर बोली, मनहूस, तेरे हाथ में कोई चीज़ टिकती है या नहीं? एक तो नुकसान, ऊपर से सुबह सुबह अपशकुन। सपना डरते हुए बोली, माँ जी गलती से छूट गया। तभी स्वाति आकर बोली, अरे मम्मी, इन्होंने तो इतना महंगा सेट खराब कर दिया। फिर तो कौशल्या देवी ने कहा, गलती हुई है तो फिर सुधार, और अभी के अभी अपने पाप को फ़ोन करके बोल कि इस क्रॉकरी के पैसे भेजे, पूरा सेट खराब कर दिया। इत्तेफाक से रजनीश आ गया और उसने किसी तरीके से समझा बुझाकर मामला रफा दफा किया, लेकिन उस दिन सपना घुटनों में सिर छिपाकर सिसकती रही। उसकी आंखों से गिरते आंसू उसकी बेबसी की गवाही दे रहे थे। कुछ दिनों बाद नीलम को तेज बुखार हो गया। उसका शरीर तप रहा था और सिर दर्द से फटा जा रहा था। वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। तभी कौशल्या देवी कमरे में आकर उसका कंबल खींचते हुए बोली, यह बीमारी का नाटक अपने मायके में जाकर दिखाना, हम तेरे नखरे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तो 104 डिग्री बुखार में भी पूरे कुएं का पानी भरकर लाते थे, और मजाल दो सास के सामने उफ तक भी कर दे। चल उठ, स्वाति के कपड़े धो। सपना ने रोते हुए कहा कि मम्मी जी बिल्कुल हिम्मत नहीं है, लेकिन कौशल्या जी पर कोई असर नहीं हुआ और वह उसका हाथ खींचकर बाथरूम में ले गई। बुखार से चक्कर खाती सपना गिरने लगी तो कौशल्या देवी ने खौलता हुआ गर्म पानी जो चाय के लिए रखा हुआ था
वो सपना के नंगे पैरों के पास जमीन पर दे मारा। खौलते पानी के छींटे उसके पैर पर पड़े तो दर्द से उसकी रूह तक कांप गई। लेकिन कौशल्या देवी चीखने लगी, और कर नाटक बीमारी का, मुझे सब नाटक उतारना आता है, कामचोर कहीं की। बाथरूम के फर्श पर बैठी सपना फूट फूट कर रोई। रात को जब रजनीश ऑफिस से लौटा तो सपना ने उसे अपने जले पैर दिखाए और माँ बेटी के अत्याचारों की कहानी सुनाकर हाथ जोड़कर बोली, रजनीश मुझे कहीं भेज दो वरना मैं मर जाऊंगी। मैं बर्दाश्त करते करते थक गई हूँ रजनीश। उसके छाले देखकर रजनीश का दिल दहल गया और गुस्से में सीधा अपनी माँ के कमरे में गया। माँ, यह सब क्या है? सपना इंसान है, कोई खिलौना नहीं जो आप उसके साथ ऐसा बर्ताव करोगी। लेकिन कौशल्या देवी तो तुरंत छाती पीटकर जोर जोर से रोने का नाटक करने लगी। हाय राम, क्या दिन आ गए मेरे। कल की आई इस औरत के लिए अपनी माँ पर चिल्ला रहा है। अरे जोरू के गुलाम, मैं माँ हूँ तेरी। स्वाति ने भी कहा, भैया ये गलत बात है, भाभी कोई काम ही नहीं करती और पानी तो गलती से गिरा था। लेकिन फिर भी रजनीश नाराज होने लगा तो कौशल्या देवी ने दीवार पर सिर मारना शुरू कर दिया। उनको दीवार पर सिर मारते देखकर रजनीश दंग रह गया, क्योंकि अब कौशल्या देवी उसे मर जाने की धमकी दे रही थी। हार कर उसने कौशल्या देवी को हाथ पकड़कर सोफे पर बैठा दिया। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू थे। वह वापस कमरे में आकर सपना के आंसू पोंछकर बोला, सपना, माँ की सोच पुरानी है, मेरे कुछ कहते ही दीवार पर सिर पटकने लगती है। तुम्हारे अलावा और किसी से उम्मीद नहीं कर सकता, अब तुम ही थोड़ा संभाल लो। सपना ने रजनीश को देखा और उसके गले लगकर फफक पड़ी। जिस पति से उसे उम्मीद थी वो तो खुद माँ के ढोंग और जोरू का गुलाम जैसे तानों के आगे बेबस था। उस दिन सपना का सब्र और उसका दिल दोनों पूरी तरह से टूट गए। इससे ज़्यादा बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल था, क्योंकि अब उसमें और सब्र नहीं था। एक सुबह जब घर के लोग बाकी लोग सो रहे थे तो उसने रोते हुए चुपचाप अपना सूटकेस पैक किया और दबे पांव कदमों से घर छोड़कर निकल गई। लेकिन इत्तेफाक से उस दिन स्वाति जाग गई और उसने सपना को जाते हुए देख लिया, जिससे स्वाति के शैतानी दिमाग में तुरंत खुराफात सूझी। उसने सोचा, बहुत भोली बनती है ना, आज अच्छा मौका है। उसने तुरंत एक कागज़ पर सपना के नाम से एक झूठी चिट्ठी लिखी, जिसमें लिखा था कि मुझे आज़ादी चाहिए, मैं अपनी मर्जी के किसी और के साथ जा रही हूँ, मुझे मत ढूंढना। और उसे ले जाकर रजनीश के सिरहाने रख दिया। कुछ देर बाद कौशल्या देवी उठी और चाय के लिए आवाज़ देने लगी। स्वाति भी पास आकर बैठ गई। आवाज़ देने के बाद भी जब सपना नज़र नहीं आई तो कौशल्या देवी कमरे में आ धमकी, जिससे रजनीश की आंख खुल गई। कहाँ गई महारानी, चाय का टाइम हुआ या नहीं? रजनीश आंख मसलते हुए उठा और इधर उधर देखने लगा, लेकिन सपना थी ही नहीं। तभी स्वाति ने रजनीश के सिरहाने से वो कागज़ उठाया और बोली, भैया ये क्या है? रजनीश ने जैसे ही पढ़ा तो उसके होश उड़ गए और कौशल्या देवी ने तो छाती पीटनी शुरू कर दी। हाय राम, मेरी तो बहू भाग गई, अब लोग क्या कहेंगे, करम फूटी ने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। रजनीश ने सपना को फ़ोन लगाया मगर स्विच ऑफ था। तो स्वाति बोली, ये तो बड़ी चालाक निकली भैया, अलमारी चेक कर लो कहीं कुछ लेकर तो नहीं गई। उधर कौशल्या देवी चिल्लाते हुए सिर पीट रही थी, पूरे मोहल्ले में हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी इसने तो। उधर रजनीश बार बार फ़ोन कर रहा था मगर फ़ोन बंद आ रहा था। 2 घंटे बीत गए, लेकिन तभी रजनीश को ख्याल आया और उसने सपना की माँ को फ़ोन लगा दिया, जिन्होंने बताया कि सपना मायके आई है और बहुत रो रही है। उन्होंने सपना से बात करवाई तो रजनीश ने बदहवास होकर कहा, सपना ऐसे कैसे चली गई तुम बिना बोले? सपना ने सिसकते हुए कहा, रजनीश अब मेरे लिए और सहना नामुमकिन है, मैं अपने मायके आ गई हूँ और अब उस घर में कभी वापस नहीं आऊँगी। फिर तो रजनीश का माथा ठनका।
कि फिर ये चिट्ठी किसने लिखी? सपना ने साफ कहा कि मैं कोई चिट्ठी लिखकर नहीं आई हूँ। दोनों माँ बेटी रजनीश को सपना से बात करते देखकर अपने कमरे में खिसक गई। लेकिन अब रजनीश सच्चाई जान चुका था। उसे समझ में आ गया कि माँ और बहन मिलकर सपना पर चरित्रहीन होने का झूठा इल्ज़ाम लगा रही हैं। उसका खून खौल उठा। वह सीधा माँ के कमरे में पहुंचा तो सुना कि स्वाति कह रही थी, मम्मी चिट्ठी तो मैंने ही लिखी थी, मुझे यही लगा कि वो भाग रही है तो क्यों ना इसका काम आसान कर दूं, मगर ये तो मायके पहुंच गई। ये सुनते ही रजनीश चिल्लाया, इसके जैसी बहन और आप जैसी माँ तो किसी को भी ना मिले। अरे इतना गिर गए तुम दोनों, अपनी ही बहू पर चरित्रहीन होने का घिनौना आरोप लगा दिया, जबकि वो तो अपनी बेचारी अपने मायके गई है। स्वाति तुरंत अपनी माँ के बचाव में कूद पड़ी। भैया, बीवी के मोह में इतने अंधे हो कि माँ पर ही चिल्ला रहे हो? फिर तो वह अपनी बहन पर दहाड़ा, स्वाति तू तो पहले अपने घर चली जा, माँ से तो मैं बाद में निपट लूँगा। तेरी जैसी बहन मुझे नहीं चाहिए, तेरे उकसाने के कारण ये घर बर्बाद हुआ है। स्वाति पैर पटकते हुए गुस्से में बोली, हाँ हाँ, तुम तो अपनी बीवी को ही इस घर की मालकिन बनाना चाहते हो और माँ को वृद्धाश्रम भेजना चाहते हो, हमें सब पता है। मेरे जाने के बाद देखना वो तुरंत वापस आ जाएगी, उसे तो बस मुझसे ही जलन है। स्वाति गुस्से में अपना बैग उठाकर घर से निकल गई और कौशल्या देवी अपने बेटे पर चिल्लाने लगी, तेरी उस महारानी की वजह से मेरी बेटी चली गई। लेकिन रजनीश ने माँ की चिल्लाहट को अनसुना किया और सपना को फ़ोन करके बेहद प्यार से समझाया, सपना प्लीज़ एक आखिरी मौका दे दो और घर वापस आ जाओ। मैं अपनी गलतियों को समझ चुका हूँ, आगे से मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। रजनीश के इस आश्वासन पर सपना मान गई और आधे घंटे में ही घर वापस आ गई। लेकिन उसको घर में आते देख कौशल्या देवी ज़ोर से चिल्लाई, अब वापस क्यों आई है? मेरी बेटी घर से चली गई तो तू कितनी जल्दी वापस आ गई। अब या तो तू रहेगी या फिर मैं। सोच ले रजनीश, तू किसे रखना चाहता है? अगर इसे रखेगा तो मैं चली जाऊंगी। कौशल्या देवी को पूरा यकीन था कि हर बार की तरह उनका बेटा उनके कदमों में गिरकर रोकने के लिए मिन्नतें करेगा, लेकिन इस बार बाजी पलट चुकी थी। रजनीश ने सख्त लहजे में कहा, माँ आप खुद भी गलत कर रही थी और आपकी बेटी भी। आपने दो शब्द भी स्वाति को नहीं कहे और खुद भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आप ही चली जाओ। सपना मेरी पत्नी है, मैं अपना घर नहीं तोड़ सकता। यह देखकर कौशल्या देवी सन्न रह गई। गुस्से और तिलमिलाहट से उन्होंने तुरंत अपना सामान बांधा और पड़ोस में ही अपनी एक सहेली के यहाँ एक कमरा किराए पर लेकर रहने चली गई। लेकिन रजनीश ने उन्हें नहीं रोका। अब भी कौशल्या देवी की कड़वाहट कम नहीं हुई। उन्होंने सहानुभूति बटोरने के लिए पूरे मोहल्ले में यह डोल पीटना शुरू कर दिया कि मुझे तो मेरे बहू बेटे ने घर से धक्के देकर घर से निकाल दिया। बहू के चक्कर में बेटा पागल हो गया है, पल्लू से बांध कर रखती है मेरे बेटे को। ऐसी बहू भगवान किसी को ना दे। मोहल्ले भर में फैल रही इन बातों को सपना बहुत दिन से सुन रही थी और आज जब सपना घर का कुछ सामान लेने गई और वापस आकर उसने जैसे ही घर के आगे स्कूटी रोकी, तभी सामने से आ रही पड़ोस की दो औरतों ने उसे देखकर मुंह सिकोड़ते हुए कहा, अब तो आज़ादी मिल गई इसको। सास को घर से बाहर करके देखो बेशरम बनकर घूम रही है और वहाँ सास अकेली कमरे में ज़िंदगी काट रही है। तभी दूसरी औरत बोली, अरे सारी कहानी बता रखी है मुझे कौशल्या ने कि इसने कैसे उन्हें धक्के मारकर निकाल दिया। बेटा भी नकारा है, लानत है ऐसी संतान पर जो अपनी माँ को घर से निकाल दे। ऐसी बहू भगवान किसी को ना दे। दोनों औरतें सपना को सुनाती हुई निकली, लेकिन फिर तभी उन औरतों को पीछे से आवाज़ आई। वो पलटी तो सपना उनके पास जाकर सख्त आवाज़ में बोली, आपकी बेटी को ससुराल में कोई चरित्रहीन कहे तो कैसा लगेगा? यह सुनकर वह औरत जाने लगी तो सपना ने कहा, जिस औरत ने आपसे मेरी इतनी बुराई कर रखी है ज़रा उसके बारे में सुनकर तो जाओ। पूरी दुनिया में बेचारी बन रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो खुद घर से निकली है, हमने उसे घर से नहीं निकाला।
उसके जितने अत्याचार मैंने बर्दाश्त किए हैं, काश वो सब आपकी बेटी को भी सहने को मिले, क्योंकि आप जैसे लोगों को आसानी से बात समझ में नहीं आती ना। एक बूढ़ी औरत रो रो कर जब ज़माने से अपनी बहू की बुराई करती है ना, तो सब भरोसा करते हैं, मगर कोई भी बहू का पक्ष सुनने की ज़हमत नहीं उठाता। फिर तो सपना ने अपने पैर आगे करके कहा, यह यह ज़ख्मों के निशान देख रही हो ना, यह आपकी चहेती कौशल्या देवी नहीं दिए हैं। कोई आपकी बेटी के बदन पर जब खौलता हुआ पानी डालेगा ना, तब आप लोगों को मेरी बात पर भरोसा होगा। जब सास ऐसी हो तो बेटे को पत्नी का ही साथ देना पड़ता है। जब आपका दामाद आपकी बेटी को अकेला छोड़ देगा ना, आपको तब समझ में आएगा कि रजनीश ने ऐसा क्यों किया। इतना सब करने के बाद भी मेरी सास मेरी बुराई करती घूम रही है। अगर वो मृत्युशैया पर भी पहुंच जाए ना, तो भी मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहूँगी, क्योंकि उसने तो मुझे मारने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अपनी जान बचाने के लिए मैं मायके गई तो उसने मुझे चरित्रहीन कह दिया। सपना की सारी बात सुनकर तो उन औरतों की आंखें फटी रह गईं। सबके मुंह पर ताला लग चुका था और धीरे धीरे यह सच्चाई पूरे मोहल्ले में फैल गई। अब हर कोई कौशल्या देवी को उल्टा जवाब देने लगा। हर किसी को अब सपना की अच्छाई नजर आने लगी। सब समझ गए थे कि इतना अच्छा बेटा इतना कैसे बदल गया। जब पूरे मोहल्ले को बहू का पक्ष लेते देखा तो कौशल्या देवी के होश उड़ गए। वह सोच रही थी कि एक दिन बेटा मनाने आएगा, लेकिन अब समझ गई थी कि कोई नहीं आने वाला। अब उन्हें अपनी करनी का फल मिल रहा था, क्योंकि छोटी सी पेंशन के कारण वो स्वाति पर खर्च नहीं कर पाती थी, जिससे बेटी ने भी अनदेखा करना शुरू कर दिया था। अब एक ही मोहल्ले में बेटे का चेहरा देखने को तरस रही थी कौशल्या देवी।